यूजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स विद द मूविंग बॉल। अब तुम देखो जैसा कि कैच लेता है कोई खिलाड़ी तो वो अपना हाथ पीछे कर लेता है जब बॉल को कैच लेता है। ये क्यों करता है? टू इंक्रीज द टाइम ऑफ कैच इन विच द हाई वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉल डिक्रीजेज टू जीरो। अब अगर वो ऐसे करता है तो क्या करता है, अगर नहीं हाथ को पीछे किया तो टाइम बढ़ गया, उसके कैच लेने का टाइम बढ़ गया। इस वजह से क्या हो गई, बॉल की वेलोसिटी धीरे हो गई और जीरो पे चली गई। तो जो निगेटिव एक्सेलरेशन बॉल क्या होगा, उसका डिक्रीज हो गया निगेटिव एक्सेलरेशन। और फोर्स ऑफ इम्पैक्ट इस वजह से क्या होगा, कैचिंग द बॉल इज आल्सो रिड्यूस्ड। तो इस वजह से क्या होता है, द फील्डर अवॉइड्स द चांसेस ऑफ इंजरी टू हिज पाम्स एंड फिंगर्स। निगेटिव एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया, इस वजह से फोर्स ऑफ इम्पैक्ट भी जीरो हो गया और इस वजह से क्या होता है कि वो उस खिलाड़ी को चोट भी नहीं लगती। अब देखो हाई जंप एथलेटिक इवेंट के देखते होगे, एथलीट्स आर मेड टू फॉल आइदर ऑन अ कसन मैट्रेस और अ लूज सैंडबैग। उसी पे ही कूद मतलब वो गिरते हैं, उसी पे वो गिर सकते हैं। तो देखो अगर मतलब एथलीट फॉल्स करते हैं मैट्रेसेस आफ्टर ए जंप, द मैट्रेस इज स्लोली प्रेस्ड डाउनवर्ड्स। मैट्रेस देखते होगे धीरे से इससे दब जाता है, नीचे हो जाता है, स्लोली प्रेस्ड डाउनवर्ड। तो इससे क्या होता है कि टाइम फॉल ऑफ एन एथलीट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। धीरे से गिरता है तो टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। धीरे से वो गिरा तो दब गया, इंक्रीज हो गया। और इस वजह से रेट ऑफ फॉल ऑफ मोमेंटम इज आल्सो, इस वजह से क्या होता है, लेस हो जाता है वो। तो कंसिक्वेंटली अ लेसर फोर्स इज एक्सर्टेड एंड द एथलीट इज सेफ। इस वजह से उसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है और वो चुटिल नहीं होता है। देखो पर्सन फॉलिंग, अगर कोई आदमी गिरता है हार्ड सीमेंटेड फ्लोर से वो इंजर्ड हो जाता है, लेकिन कोई आदमी ग्रासी सरफेस या हीप ऑफ सैंड पे गिरता है तो वो इंजर्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वो हार्ड सीमेंटेड फ्लोर पर गिरता है तो एकदम टाइम बिल्कुल उसे मिलता ही नहीं है, टाइम बहुत कम मिलता है। इस वजह से क्या होता है, रेट ऑफ डिक्रीज इन मोमेंटम of the person and consequently the force acting on him due to fall is large. The rate of decrease in momentum हो जाता है और जो कंसिक्वेंटली द फोर्स एक्टिंग कर रहा है उसके ऊपर वो क्या हो जाता है, ड्यू टू फ्लोर इज लार्ज। तो इस वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। लेकिन जो पर्सन सॉफ्ट ग्रासी सरफेस पे गिरता है, ग्रासी लॉन में गिरता है, उसे चोट नहीं लगती क्योंकि टाइम ऑफ फॉल इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ फॉल ऑफ मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से फोर्स इज लेस एंड पर्सन इज नॉट इंजर्ड। अब कराटे प्लेयर एक ही बार में अपने हाथ से मतलब थिक पाइल ऑफ टायर्स या ब्रिक्स को विद अ सिंगल ब्लो से तोड़ देता है। तो कराटे किस वजह से तोड़ता है, बहुत तेज़ी के साथ तोड़ता है। सो दैट टाइम ऑफ स्ट्राइक इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड अ लार्ज फोर्स इज एक्सर्टेड बाय हिम ऑन द आइस स्लैब। द फोर्स इज इनफ टू ब्रेक द स्लैब। फोर्स ज़्यादा लगती है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम होता है, तो इस वजह से वो सारी मतलब ईंटें तोड़ देता है। और देखो इस पे कुछ न्यूमेरिकल देख लो। अ मैन पुशेस अ बॉक्स ऑफ मास 40 ग्राम विद अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। व्हाट इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस द बॉक्स ड्यू टू दिस फोर्स। तो मास ऑफ बॉक्स जैसा कि 40 kg है, फोर्स 150 न्यूटन है, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम लगा दो। एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है 150 अपॉन 40, 3.75 मीटर पर सेकेंड माइनस 2। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब देखो एक दिया है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, एक्सिलरेटिंग अ 12 kg बॉडी एट 3 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 और अ 4 kg बॉडी एट 8 मीटर पर सेकेंड माइनस 2। तो दोनों को एक साथ जोड़ लो, 12 kg बॉडी इंटू 3 मीटर पर सेकेंड 36 न्यूटन हो गया, और ये 4 kg बॉडी विद 8 मीटर पर सेकेंड ये तुम्हारा 32 न्यूटन होगा। तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला। तो 12 kg विद अ 3 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 ये तुम्हारा ग्रेटर फोर्स रिक्वायर करेगा। अब देखो एक है तुम्हारा, बॉल ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर -1 इज स्टॉप्ड बाय अ फील्डर इन 0.5 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द फील्डर टू स्टॉप द बॉल। तो इससे मास क्या होगा, 200 ग्राम है, इसको तुम कन्वर्ट करो 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बॉल यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, इसे तुम मीटर पर सेकंड में चेंज करो, क्या हो जाएगा 90 × 5/18, क्या हो जाएगा ये तुम्हारा 18 5 या 95 5 या 25 मीटर पर सेकंड -1। फाइनल वेलोसिटी v क्या है, 0 है तुम्हारा, दिया हुआ नहीं है, और t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। तो इससे तुम क्या करोगे, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल f इज इक्वल टू ए क्या होगा v - u अपॉन टी। तो m लिखो और v - u अपॉन टी लिख दो। 0.2 इंटू 0 - 25 0 अपॉन 0.5 ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -10 न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। तो फोर्स क्या लगेगा, ये -10 न्यूटन है, तो रिटार्डिंग फोर्स लगेगा इस पर। फिर देखो न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन पे आते हैं। ये क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन, फॉर एवरी
एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब तुम देखते हो जैसे कि हम कोई बॉल फेंकते हैं अगर किसी फ्लोर पे, तो हमारे पास आती है। क्यों? क्योंकि हम बॉल फेंकते रहे हैं तो एक्शन फोर्स कर रहे हैं, और जो फ्लोर हम पे कर रहा है, फ्लोर हम पे बॉल को लौटा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? रिएक्शन फोर्स। एक्शन का रिएक्शन कर रहा है, वो भी एक्शन कर रहा है, रिएक्शन। इसमें देख सकते हो रिएक्शन फोर्स। तो इसे हम क्या कहेंगे? रिएक्शन फोर्स। जो फोर्स हम पे मतलब बॉल दे रहा है वो क्या कर रहा है? रिएक्शन फोर्स कर रहा है। तो क्या है, तो कुछ जैसे मतलब क्या होता है इसमें, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first। मतलब पहले ऑब्जेक्ट ने मतलब किया, जैसे मान लो बॉल ने फ्लोर पे किया, तो फ्लोर भी बॉल पे करता है। तो इस वजह से टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड पे, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो इसके कुछ मतलब फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द वर्ड्स एक्शन एंड रिएक्शन इंडिकेट टू फोर्सेस। जैसा कि वर्ड रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन से पता चला इसमें दो फोर्स है। एक तो हम मतलब उस पर ऑब्जेक्ट पे दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्शन फोर्स। और जो ऑब्जेक्ट हम पे अप्लाई कर रही है उसे हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली फॉर एग्जैक्टली इक्वल टाइम। ये कहना गलत होगा कि एक्शन पहले होता है और रिएक्शन बाद में होता है। दोनों एक साथ ही होते हैं, एक्शन भी और रिएक्शन भी। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल बट देयर डायरेक्शंस आर म्यूचुअली अपोजिट। और जैसा कि तुम जानते हो कि मतलब जैसे मतलब मान लो अब हम बॉल फेंकते हैं, बॉल फेंका हमने, तो अब और बॉल एक हमें फेंक रहा है, सॉरी बॉल हमने फ्लोर पे फेंका और फ्लोर हम पे मतलब बॉल पास करा रहा है। अब देखो इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर हम ईस्ट मान लें तो इसकी डायरेक्शन तो वेस्ट होगी क्योंकि ऊपर आला है। इसकी डायरेक्शन हम नॉर्थ मान लें तो इसकी डायरेक्शन साउथ होगी। तो डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज अपोजिट होता है। अब देखो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ड्यू टू दिस रीजन द रिएक्शन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स नेवर कैंसिल ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कैंसिल इसी वजह से नहीं कर पाते हैं। और जो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा हम क्या करते हैं? फोर्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स। न्यूटन थर्ड, अ सिंगल फोर्स इन नेचर इज नॉट पॉसिबल। अब देखो कुछ एग्जांपल्स न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन को इलस्ट्रेट करने के लिए। अब जैसे पर्सन कोई चल रहा होता है, जब कोई पर्सन चल रहा होता है रोड पे, ही पुशेस द रोड बिलो बैकवर्ड्स विद हिज फुट। अब पीछे इस तरीके से पैर हिटाता हुआ चलता है पीछे करके पैर को। तो इससे क्या होता है? इन टर्न द रोड एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑन द फुट ऑफ द पर्सन। आदमी तो पीछे कर रहा है, आदमी पीछे चल रहा है और रोड एकदम इक्वल और मतलब अपोजिट रिएक्शन कर रही है उसके साथ। तो इस वजह से क्या होता है? आदमी आगे चलने में एबल होता है। इसी वजह से आदमी हम जब रोड पे चलते हैं तो इसी वजह से आगे चल पाते हैं, क्योंकि हम पीछे फोर्स को ढकेल रहे होते हैं, मतलब पीछे कर रहे होते हैं, सरफेस पे फोर्स लगा होता है, सरफेस हम पे आगे की तरफ, तो इसी वजह से हम आगे चल पाते हैं। स्विमिंग, कोई पर्सन स्विमिंग करता है तो स्विमिंग में वाटर को पीछे की तरफ ढकेलता है, इस वजह से वाटर भी क्या करती है? रिएक्शन फोर्स करती है, वाटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको भगाती है, तो इस वजह से हम पानी में चल पाते हैं। ये देखो फ्लाइट ऑफ अ बर्ड जब उड़ती है हवा में तो क्या करती है? बर्ड पुशेस एयर बैकवर्ड्स विद हिज विंग्स और इन टर्न एयर एक्सर्ट्स एन इक्वल रिएक्शन फोर्स ऑन द बर्ड। इस वजह से बर्ड आगे की तरफ चल पाती है। रोविंग ऑफ अ बोट इन अ रिवर। अब देखा होगा बोट में इस तरीके की स्टिक टाइप की स्टैच्यू लगी होती है, उससे बोटमैन क्या करता है? पीछे पानी को ढकेलता है, तो इस वजह से पानी भी क्या करती है? आगे की तरफ फोर्स लगाती है, रिएक्शन फोर्स। तो इस वजह से क्या होता है? वो जो बोट वाला होता है वो अपनी बोट को आगे चला पाता है इस वजह से। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ जेट प्लेन। जैसा कि रॉकेट या जेट प्लेन को देखते होगे तुम, रॉकेट जब उड़ती है तो पीछे को मतलब फायर छोड़ती है, तो इस वजह से जो और फायर उस पर एग्जैक्टली आगे की तरफ फोर्स लगाती है, इस वजह से रॉकेट चल पाता है। अब देखो अगला है तुम्हारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये तो हो गया तुम्हारे न्यूटन के तीनों लॉ ऑफ मोशन कंप्लीटेड। अब देखो अगला टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो एक फंडामेंटल फोर्स है जो हमें पता है। तो न्यूटन्स ने हमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी दिया, गिव अ लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts
every other object with a force whose magnitude is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. The force acts along the line joining the center of two objects. अब देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी, हुज मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, उसकी मैग्नीट्यूड भी और जो पर्सन है उसकी मैग्नीट्यूड भी अगर सेम होती है, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मासेस दोनों की सेम होती हैं तो वो अट्रैक्ट करेगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कम होगी तो ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो कम तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा उसको। तो वही चीज़। अब देखो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे होगा। जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 लाई एट डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। देखो जैसे ये तुम्हारा एक ये ऑब्जेक्ट बना दिया, एक ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ए और बी, m1 m2, ये है इनके बीच में r रेडियस। तो देन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एफ ए बी ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ये क्या करेगा, एफ ए बी, ये देखो इस तरीके से करेगा, एफ ए बी ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ये क्योंकि अट्रैक्ट करेगा इसको बी तो इस वजह से एफ ए बी हो जाएगा। सिमिलरली ऑब्जेक्ट भी एक्सपीरियंसेस फोर्सेस एफ बी ए, एफ बी ए इसी तरह से क्या लगेगा, एफ बी ए। हाँ थोड़ा मैं स्मॉल इसको बना दूँ अगर, तो क्या होगा, ये एफ बी ए, इस तरफ एफ बी ए लिख दो, ये एफ ए बी है, एफ बी ए हो जाएगा। तो टू फोर्सेस आर एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट इज एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। एज पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो दोनों की फोर्स हमने देखी वो क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एफ एम1 एम2। तो देखो द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसा कि हमने देखा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f1 अपॉन आर स्क्वायर। ऑन कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस a एंड b वी गेट f, पहले से हमें मिला m1 m2 और दूसरे से हमें मिला r2, तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r2, नीचे r2 लिख देंगे, f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r2, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये क्या है, g इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती अंडर एनी सर्कमस्टेंस, इसकी वैल्यू वही होती है, g बनी रहती है। तो hence the value of gravitational constant g is numerically equal to the gravitational attractive force between two objects, each of unit mass and separated by a unit distance। अब ऐसा यूनिट ऑफ क्या होती है, g की ग्रेविटेशनल, इसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एफ आर स्क्वायर m1 m2। ऐसा यूनिट ऑफ g देख लो, ऐसा यूनिट ऑफ g क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट फोर्स इंटू ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब आर स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस आर स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ मास कर दोगे m1, फिर ऐसा यूनिट ऑफ मास m2 कर दोगे m2 तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा नीचे। ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय हेनरी कैवेंडिश ने इसको डिटरमाइन किया सबसे पहले। ही यूज्ड अ सेंसिटिव टॉर्सन बैलेंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। तो जी की वैल्यू फाइनली क्या होती है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ये होती है तुम्हारी 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अब इम्पोर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल की,
अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है इन नेचर। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर बिकॉज इट कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमेना विच वर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम नेचर में कई फोर्सेस ऐसे बन पाए जिसे हमें लगता था वो अनकनेक्टेड है, उसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सोलर सिस्टम। अब देखो मोशन ऑफ मूव अराउंड द अर्थ, द फोर्स दैट बाइंड, जिससे हम अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट रहते हैं, अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट, होल्डिंग ऑफ द एटमोसफियर अराउंड द अर्थ। अब जो सी टाइड्स आती हैं ड्यू टू द मून एंड द सन, फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड सोन ऑफ अर्थ, ये सब क्या होता है, इसकी वजह से होता है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है। अब देखो ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी। अब इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, अब देखो हम टू ऑब्जेक्ट्स इन आवर यूनिवर्स, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, दो जो ऑब्जेक्ट होते हैं इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशन। नेचुरली जो आवर अर्थ होता है वो क्या करता है, हम पर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिबिट करता है, एंड अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट, और हमें अपनी तरफ खींचता है अर्थ जो है। इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट्स ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। इसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, गिरता है इसी वजह से। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉमनली टर्म्ड एज ग्रेविटी, इसी को हम ग्रेविटी बोलते हैं कॉमनली। दस ग्रेविटी इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड ऑन इट्स सरफेस और नियर इट। तो जो अर्थ है अपने ऑब्जेक्ट्स पे, अर्थ जो ऑब्जेक्ट्स पे मतलब फोर्स लगाती है उसे हम ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो जैसे कोई मास m की ऑब्जेक्ट है, वो प्लेस्ड है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास m, देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इक्वल्स द रेडियस। अब देखो जैसे ये मैंने बनाया, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये मास m है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मास m की एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है, ये o, ये तुम्हारा रेडियस ओ, ये m है तुम्हारा अर्थ का। तो ये क्या हो जाएगा, सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट एज पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विल बी, क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो जो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अलॉन्ग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ऑलवेज होता है। तो देखो फ्री फॉल और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। अब देखो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द फोर्स, कभी भी अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट फॉल करती है टूवर्ड्स द अर्थ, तो द ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल। कोई जैसे पेड़ से कोई भी फल गिरता है तो क्या होता है, फ्री फॉल होता है। तो फ्री फॉल क्या होता है, इज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेट फ्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ अलोन। ड्यूरिंग अ फ्री फॉल द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज। डायरेक्शन क्या होता है, रिमेन अनचेंज। अब गिरा तो एकदम से गिर गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। However, in accordance with second law of motion, magnitude of velocity of a freely falling object goes on changing continuously। और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होती है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, गोज ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। इन अदर वर्ड्स, whenever an object falls freely towards the earth and acceleration is involved, कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है। एज द एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जैसा कि एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होता है, तो क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय, इसको हम कैसे सिंबल से डिनोट करते हैं, जी एस, इस तरीके से, जी से। फिर देखो आगे तुम्हारा द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो यूनिट होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो सेम होती है जैसे कि तुम्हारी एक्सीलरेशन की यूनिट होती है। तो ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़ इस तरीके से लिखोगे। एक्सप्रेशन फॉर जी अब देखो कैसे लिखोगे। अब जैसा कि हमें पता चल चुका है, ये जो मैंने बताया था F इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, इससे क्या तुम पता लगा लोगे कि F की वैल्यू यही होती है, ये पता लग गया तुमको। वेयर M इज़ द मास ऑफ द अर्थ एंड R इज़ द रेडियस।
आर क्या है तुम्हारी रेडियस है। फिर देखो अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से देखें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। तो F इज इक्वल टू एम जी, ये हुआ F इज इक्वल टू एम जी। तो क्या करोगे F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और F इज इक्वल टू एम जी से हम क्या पता चलाएंगे, क्या करेंगे, इसको अगर हमने कंबाइन किया तो क्या मिलेगा हमको, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा। इस इक्वेशन जो हमने बताया g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इससे हमें क्या क्लियर किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो होती है ड्यू टू ग्रेविटी वो किस पे डिपेंड करती है, मास और रेडियस ऑफ द अर्थ, लेकिन वो किसके इंडिपेंडेंट रहती है, मास ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट के वो इंडिपेंडेंट रहती है। मास ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज़ गिरेगी ऊपर से उससे वो इंडिपेंडेंट रहेगी, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये चीज़। तो इससे पता क्या चलता है कि जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो सेम होती है फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो स्मॉल हो, बिग हो, सॉलिड हो, हॉलो हो या कुछ भी तरीके हो। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, तो जैसा कि तुम्हें पता चल गया जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या लिख दोगे 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 और इंटू 6.0 इंटू 10 की पावर 24, इस तरीके से 6.4 इंटू 10 की पावर 6 ये और स्क्वायर, ये तुम्हारी क्या आ जाएगी। और इसको अगर कट ऑफ करोगे, ये भी देख लो, कट ऑफ करोगे तो क्या आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड माइनस स्क्वायर ये। और यहीं तुम्हारी ग्रेविटी की ज़्यादातर वैल्यू होती है, यहीं रखी जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। न्यूमेरिकल भी सॉल्व करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड माइनस स्क्वायर करोगे। अब देखो आगे है तुम्हारा इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल। कौन कौन से इक्वेशन होते हैं, 3 इक्वेशन देख लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर दूसरा क्या होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ये मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये तीनों होते हैं, ये तीनों। अब देखो ड्यूरिंग अ फ्री फॉल, फ्री फॉल में क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है g फ्री फॉल में, और वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, कांस्टेंट, मैंने बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट हो कांस्टेंट रहेगी, वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो अब मेंशनड इक्वेशंस है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और ये तीनों मेंशन बिकम वैलिड फॉर फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट के भी वैलिड है। तो जैसा कि हम v रिप्लेस द एक्सेलरेशन a बाई जी, a जो हमने लिखा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, तो a की जगह क्या लिख देंगे हम g लिख लेंगे। अब देखो इस इक्वेशन को अगर हम अप्लाई करें फॉर फ्री फॉल, मतलब फ्री फॉल के लिए, फॉल फॉर डाउनवर्ड मोशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव भी लिया जाएगा, एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, बट फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो चीज़ नीचे जा रही है उसके लिए जी पॉजिटिव होगा, लेकिन जो चीज़ ऊपर जा रही है उसके लिए जी क्या होगा, उसके लिए जी की वैल्यू निगेटिव होगी। अब इसमें देखो 2 पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट को बस तुम गिराते ही हो, जस्ट गिराते हो ऊपर से, मतलब हाइट h से अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u क्या होती है, 0 होती है, u इज इक्वल टू 0, ये चीज़। तो इसके लिए क्या मोशन होगा, एज द मोशन इज अलॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैंने बताया जैसा कि मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन फेंका है तुमने हाइट h से, तो मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो a की वैल्यू क्या लोगे, प्लस जी लोगे। तो क्या लिखोगे इक्वेशंस को, कैसे लिखोगे, देखो v इज इक्वल टू जी टी, फिर क्या लिखोगे s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, ये तीनों मोशंस लिखोगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब देखो, अब जब ऑब्जेक्ट ने अर्थ सरफेस कवर कर लिया, आफ्टर कवरिंग अ वर्टिकल डिस्टेंस, अर्थ सरफेस कुछ कवर किया, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू h हो जाएगा, s इज इक्वल टू वैल्यू h। तो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू जस्ट रीच द अर्थ इज गिवन एज, कैसे तुम लिखोगे, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इस तरीके से h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फॉल t इज इक्वल टू स्क्वायर टू h बाई जी,
ये लिखोगे ये चीज़। तो अब वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट टाइम ऑफ जस्ट रीचिंग द अर्थ विल बी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द बॉल टाइम एट जस्ट रीचिंग द अर्थ v इज इक्वल टू स्क्वायर 2gh। यहीं तो होगी, यहीं तो होगी पूरी यही चीज़ बस, v इज इक्वल टू स्क्वायर 2gh। अब देखो इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, अब दूसरा पार्ट उसका ठीक उल्टा कहता है पहले पार्ट का। अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को अब ऊपर की तरफ फेंकोगे तो क्या होगा, विद इन इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकोगे इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसकी क्या होगी, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। माइनस जी की वैल्यू रख दोगे, मैंने बताया था ऊपर जाएगी कुछ तो ग्रेविटी की वैल्यू माइनस हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो अगर इसका मतलब क्या है, अब बॉल अगर ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी उसकी घटती जाएगी, वेलोसिटी उसकी घटती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब वो पूरी हाइट h पे चली जाएगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और वो क्या होगा, उसके द्वारा मैक्सिमम हाइट होगा रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वो मैक्सिमम हाइट होगा। तो देखो इसकी फ्रॉम द इक्वेशन से v इज इक्वल टू यू प्लस 80, जैसा कि हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, अब वी हैव 0 इज इक्वल टू वी यू माइनस सॉरी v की वैल्यू क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी, मैंने बताया जब ऊपर जाएगी तो 0 हो जाएगी। 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये हो जाएगी। फिर टाइम ऑफ असेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट देखो क्या हो जाएगी, टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टी इज इक्वल टू यू बाई जी, ये चीज़ एज पर रिलेशन। इस रिलेशन से हमें जैसा कि पता चलता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट हम दे सकते हैं, तो क्या होगा 0 स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v क्या है 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये है 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी 2 माइनस जी एच, ये चीज़ लिखोगे, ए की जगह माइनस कर जी कर दोगे, और जी क्या है निगेटिव में क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगी। तो जैसा कि जब वो मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन कर लेगी तो वो उसके बाद धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और फिर से वो ग्राउंड पे आ जाएगी। अगर बॉल को ऊपर फेंकोगे तो फिर से वो नीचे आ जाती है अगर कोई सरफेस ना हो, मतलब इस तरीके से कवर मतलब टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ असेंट के इक्वल होता है ये चीज़। अब देखो कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देख लो इस पर, जैसा कि यह एक न्यूमेरिकल है, स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर टेक्स 3 सेकंड टू जस्ट रीच द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर गिवन दैट g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या होगा, जैसा कि इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता है u इज इक्वल टू 0 होगी, u इज इक्वल टू 0 है, मतलब एक्सीलरेशन को क्या लोगे कि प्लस जी ले लोगे, प्लस जी लोगे क्योंकि नीचे आ रही है। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या है तुम्हारा 3 सेकंड दिया हुआ है, तो इफ़ द हाइट ऑफ द टावर बी h, तो क्या हो जाएगा, अगर हाइट तुम टावर की h ले लो तो क्या हो जाएगा। अब देखो फ्रॉम द रिलेशन, जैसा कि हम जानते हैं इस रिलेशन से h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या हमें पास मिलता है h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, हाफ इंटू 9.8 इंटू 3 स्क्वायर, हाफ इंटू जी और टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 44.1 मीटर, ये आ जाएगी तुम्हारी हाइट। 44 हाइट क्या आ जाएगी तुम्हारी 44.1 मीटर, ये तुम्हारी हाइट आ जाएगी, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अब देखो एक और एग्जाम्पल देखो, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो जैसा कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगा, एक्सीलरेशन प्लस जी होगा क्योंकि नीचे आ रही है ऑब्जेक्ट, और प्लस 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तुम्हारा, प्लस 10 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा कवर्ड, एस इज इक्वल टू एच, एस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू क्या लिखोगे 20 मीटर, हाइट तुम्हारी 20 मीटर हो जाएगी। वी स्क्वायर, अब जैसा कि हमें इस रिलेशन से पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, तो क्या लिखोगे वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यहीं लिखोगे। 2 इंटू 10 इंटू 20 किया 400 आ गया, 400 आ गया। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा 400 हो जाएगा, रूट 400, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में कर दिया, स्क्वायर रूट में 400, तो क्या हो जाएगा 20 का रूट होता है ये 20 मीटर पर सेकंड -1,
अब v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाला रिलेशन लगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाला रिलेशन लगा, तो क्या होगा, v है 20 इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू टी, तो क्या हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड्स, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, आंसर आ जाएगा तुम्हारा ये चीज़, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अब देखो आगे है तुम्हारा मास एंड वेट। मास क्या होता है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ये इनर्शिया में भी बताया था मैंने अभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि जो ये इनर्शिया क्या होता है, एक तरीके से मास मतलब मास का मेजरमेंट होता है। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अब ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, सबको पता है, किलोग्राम केजी। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जनरली मेजर्ड बाय किससे, बीम बैलेंस से, सबको पता है। जैसा कि मास मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया होता है, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है और कहीं भी बदलता नहीं है अंडर डिफरेंट कंडीशंस में, रिमेन अनचेंज्ड एट ऑल प्लेसेस ऑफ द अर्थ, चाहे वो प्लानट हो, मून हो, सन हो, कहीं भी बदलता नहीं है मास। वेट क्या होता है तुम्हारा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। इन अदर वर्ड्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। वेट क्या होता है, एक तरीके से वो फोर्स होता है जिसके द्वारा हम अर्थ से अट्रैक्ट रहते हैं, अर्थ की ग्रेविटी से अट्रैक्ट रहते हैं। तो एम मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगा, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एम जी, मास और इंटू ग्रेविटी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। यूनिट ऑफ वेट क्या होगा, सेम एज फोर्स, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन। फोर्स का भी न्यूटन होता है, वेट का भी न्यूटन। वेट वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब देखो वेट को हम किसके द्वारा मेजर करते हैं, बीम बैलेंस के द्वारा मेजर करते हैं वेट को। अब देखो कुछ इस पर न्यूमेरिकल देख लो। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 8 किलोग्राम वाच इट इज वेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जैसा कि तुम्हें पता है, ग्रेविटी लगा दो, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, 8 इंटू 9.8 क्या हो जाएगा, 78.4 न्यूटन हो जाएगा तुम्हारा ये चीज़। अरे देखो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स एक टॉपिक है तुम्हारा, तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास, ये चीज़। इन अदर वर्ड्स इसको कह सकते हो, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। जो हम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं बाय द मतलब अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो इस ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स की दो कॉमनली यूज्ड यूनिट्स होती हैं, किलोग्राम फोर्स केजीएफ बोलते हैं जिसको, और ग्राम फोर्स जीएफ बोलते हैं। किलोग्राम फोर्स क्या होता है, किलोग्राम फोर्स इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इट इज आल्सो नोन एज किलोग्राम वेट। 1 किलोग्राम फोर्स क्या होगा तुम्हारा, वही हो जाएगा 9.8 न्यूटन हो जाएगा। ग्राम फोर्स क्या होगा, ग्राम फोर्स इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम, ये चीज़, इसको हम ग्राम वेट भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 980 डायन होती है, ये चीज़। रिलेशन बिटवीन किलोग्राम फोर्स ग्राम फोर्स क्या हो जाएगा, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, 9.8 इंटू 10 की पावर 5 डायन, नहीं डायन। और इसको क्या लिखोगे, कट ऑफ करके 9.8 इंटू 10 की पावर 5, 980 इज इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स जी एफ इज इक्वल टू 10 की पावर 3 जी एफ। ये हो जाती है तुम्हारी रिलेशन बिटवीन किलोग्राम फोर्स के जी एफ और ग्राम फोर्स जी एफ के बीच में। इसी के साथ बच्चों तुम्हारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, CSE क्लास 9th चैप्टर 3 फिजिक्स का लॉज ऑफ मोशन। बाय।